बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं घर से भाग कर आई थी। अकेली औरत थी तो कोई घर पर रखता नहीं था। तब एक औरत ने मुझे मुफ्त में रहने को जगह दे दी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन जब रहने लगी तो हैरान हुई कि वो औरत तो मुझसे ऐसे पेश आती थी जैसे मालकर मैं हूँ, और सारा दिन मेरी खिदमत करती और मेरे कमरे के दरवाजे पर बैठी रहती। मगर एक दिन कमरे में चूहा आ गया और मैं डर कर ऊपर भागी और गलती से मालकन के कमरे में चली गई। तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि जैसे ही मैंने सहेली से घर से भागने की बात की तो उसके होश उड़ गए। कहने लगी कि अतिया, तुम होश में तो हो? तुम घर से भागने की बात कर रही हो, तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? पर मैं क्या करती? मैंने 1000 दफ़ा कह दिया था कि मुझे नवीद से शादी नहीं करनी, पर अम्मा को मेरी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। न जाने उन्हें नवीद में ऐसा क्या नज़र आता था। उन्होंने एक ही रट लगाई हुई थी कि अगर तुम्हारी शादी होगी तो नवीद के साथ ही होगी। लेकिन मैं जब नवीद को देखती थी तो उससे मुझे घिन आती थी, क्योंकि मैं कहाँ खूबसूरत और पुरकशिश नैन नक्श की मालिक थी, और कहाँ नवीद इतना सांवला कि उसे कोई भी लड़की शादी करने को तैयार ही ना थी। फिर आखिर वो रात आ ही गई जिस रात का मैं इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही सब सो गए तो मैंने छोटा मोटा सामान अपने थैले में डाला और खिड़की से बाहर आ गए। एक नज़र मैंने छोटी सी झोंपड़ी में डाली थी। मेरी इस झोंपड़ी से काफ़ी यादें वाबस्ता थीं, लेकिन मैं क्या करती? मुझे अपनों ने ही मजबूर किया था कि मैं ऐसा कदम उठाऊं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मुझे मेरे ज़मीर ने ये सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया था। अम्मा अब्बा तो मुझे ये समझते थे कि मैंने जब से शहर में जाकर तालीम हासिल की है तब से ही ऐसी हो गई हुई, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। मैंने जल्दी से ही एक गली में दौड़ लगा दी। वो गली बिल्कुल अंधेरे में घुप थी। यही बात मेरे लिए फ़ायदे वाली थी। मैं जैसे ही आगे गई तो आगे मुझे एक छोटी सी बस दिखाई दी। मैंने अपना चेहरा तो ढांपा हुआ था, पर न जाने उस बस ने कहाँ जाना था। मेरा इरादा तो ये था कि मैं शहर जाऊंगी, लेकिन वो बस तो मुझे कहीं और ही लेके जाती हुई दिखाई दे रही थी। मेरे साथ एक औरत बैठी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं जान सकती हूँ कि ये बस कहाँ जाएगी? तो वो औरत मुझे सर से लेके पैर तक घूरने लगी। उसने भी खुद को ढांपा हुआ था। अचानक ही मेरे चेहरे से वो चादर का पल्लू हट गया था। उस औरत ने जैसे ही मेरा चेहरा देखा तो उसकी आंखें चमकने लगी थीं। वो कहने लगी कि बेटा, ये बस तो एक गांव जा रही है, तुम उस गांव में ही चली जाओ, तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे ही ये बात सुनी तो मैं परेशान हो गई थी कि मैं शहर नहीं बल्कि एक अजीब से गांव जा रही हूँ। न जाने मेरे साथ वहाँ क्या होने वाला था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मैं परेशान हो गई थी कि मैं शहर नहीं बल्कि ये अजीब से गांव जा रही हूँ। न जाने मेरे साथ वहाँ क्या होने वाला था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही बस रुकी तो सारे मुसाफिर निकलने लगे, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि क्या मुझे नीचे उतरना चाहिए कि नहीं। अगले ही पल कंडक्टर ने मेरे पास आकर कहा कि मैडम नीचे उतरिए, आपकी मंजिल आ गई है। मैं जल्दी से होश में आई और उसको पैसे देकर नीचे उतरने लगी। पता नहीं ये कौन सा गांव था, लेकिन उस वक्त रात का पहर था। मैं इधर उधर घर तलाश कर रही थी। किसी ने भी मुझे रुकने की इजाज़त ना दी। आखिर कौन इजाज़त देता है? मैं इतनी रात को कैसे रुक सकती थी? मुझे खुद भी सोचना चाहिए था, पर मैं बहुत मजबूर थी। मैंने काफ़ी ढीठ बनकर लोगों के सामने हाथ फैलाए और कहने लगी कि मुझे एक रात रुकने के लिए एक कमरा दे दें, लेकिन किसी ने भी मेरी बात ना मानी। अचानक ही मेरी नज़र उस औरत पर गई जो एक बेंच पर बैठकर मुझे देख रही थी। वो मेरे करीब आई और कहने लगी कि बेटा, मैं जानती हूँ तुम बहुत मजबूर हो। अगर तुम मेरे पास आ जाओ तो तुम काफ़ी राज करोगी। मैं किसी भी किस्म का कोई किराया भी नहीं लूँगी। तुम मुफ्त में जितना चाहो मेरे पास रह सकती हो। मैंने जैसे ही
उसकी बात सुनी तो मैं तैयार हो गई थी, लेकिन मुझे उस वक्त एक सहारा चाहिए था। मैं जैसे ही उसके घर गई तो ना जाने उसका घर इतना तंग गलियों में क्यों था, पर वो मुझे एक कमरे में ले गई और कहने लगी कि अब तुम आराम से रह सकती हो। मैंने जल्दी से अपनी चादर उतारी और दूर उछाली तो वो मेरी खूबसूरती देखकर बोली कि वाह बेटा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मैंने उसकी बात सुनी तो तंजिया मुस्कुरा दी, कहने लगी कि इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा। वो जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने एक ही सांस में पानी पी लिया और उसके बाद अपने कमरे में बैठ गई। लेकिन वो औरत मेरे पास ही रहती थी। एक रोज़ तो वो मेरे पाँव दबाने लगी थी। ये देखकर मैं हैरान हो गई। वो कहने लगी कि तुम थको ना, इसलिए मैं तुम्हारी खिदमत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम फ्रेश रहो। उसकी बातें सुनकर तो मैं काफ़ी हैरान हो गई थी। वो मुझे 40 साल की लग रही थी। यही सोचकर अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि क्या पता वो शादीशुदा हो और ये घर उसके शौहर का हो। लेकिन न जाने वो क्या काम करती थी। मेरे सवाल करने पर भी वो चुप रही। उसने मुझे कुछ न बताया कि वो कौन है और वो क्या काम करती है। मुझे भी कुछ शक ना हुआ, क्योंकि मैं ही उसके पास ज़बरदस्ती रह रही थी। मुझे कोई हक नहीं बनता था कि मैं उससे ये सवाल करूं, इसलिए चुप रही। पर एक रोज़ मेरी आंख जैसे ही खुली तो मुझे लड़कियों की अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं। जैसे ही मैंने आवाज़ें सुनी तो आसपास देखने लगी। मुझे ये इलाका ठीक नहीं लग रहा था। ना जाने वो औरत कौन थी। मैं अपने कमरे से जैसे ही बाहर गली में जाने लगी तो वो औरत वहाँ आ गई और मुझे बोली कि तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझसे कह सकती हो। तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलने का फ़िलहाल कोई हक नहीं बनता, क्योंकि तुम एक मेहमान हो। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें देखकर मेरे से सवाल करे। मैं भी उसकी बात समझ गई, क्योंकि मैं काफ़ी खूबसूरत थी और मुझे देखकर कोई भी उसे सवाल कर सकता था कि मैं कौन हूँ। इसीलिए मैंने इरादा कर लिया कि अब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूँगी। पर एक रोज़ मुझे अपने कमरे से निकलना ही पड़ा, क्योंकि इस पुराने कमरे में एक चूहे ने मुझे काफ़ी तंग किया। मैंने जैसे ही देखा तो वो पलंग की जानिब आ रहा था। ये देखकर तो मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। मुझे शुरू से ही चूहों से बड़ा डर लगता था, इसीलिए मैं अपने होशो हवास से बेगाना होकर ऊपर की जानिब जाने लगी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन वो चूहा मेरे हवासों पर छाया हुआ था और मैं चिल्लाती हुई ऊपर की तरफ बने कमरे में चली गई। ऊपर एक ही कमरा था और मुझे यही लग रहा था कि वो कमरा शायद उसी औरत का है। मैं उस कमरे के पास खड़ी हो गई थी, लेकिन कमरे के अंदर ना गई। मैं गहरे सांस लेने लगी थी। अचानक ही मेरे कानों से वो आवाज़ें टकराईं। वो मर्दाना आवाज़ थी। जो कोई भी था वो उस औरत से कह रहा था कि मुझे एक रात के लिए ये लड़की चाहिए। तुम उसे कब तक संभाल कर रखोगी? कभी तो तुम्हें सब के सामने लाना ही होगा और ये सच्चाई बताना पड़ेगी कि वो तुम्हारे पास नहीं आई, बल्कि तुमने ही धोखे से उसे अपने पास रखा हुआ है। उस मर्द की ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। अभी मैं कुछ सोचती जब वो औरत बोली कि हाँ, मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी कि वो एक ऐसी दुनिया में आई है जिधर से वो वापस नहीं जा सकती। लेकिन मैं अभी उसे कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे उसे बेहोशी की दवा देनी है। मैं कल से ही अपना काम शुरू करूंगी और उसे बेहोश करके तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगी। फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। लेकिन हाँ, एक बात याद रहे कि इस काम की किसी को भी खबर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मुझे वो लड़की किसी भी तरीके से ऐसी वैसी नहीं लग रही। वो अच्छे ख़ानदान की लग रही है और हमारे जानसे में वो पूरी तरह नहीं फंसी। इसलिए हमें संभल कर उस लड़की को काबू में करना होगा। ये सब सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरा वजूद कांपने लगा था कि न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन अब मैं एक मिनट भी इस अजीब से इलाके में नहीं रह सकती थी। मैंने दौड़ लगा दी और अपना सामान थाम कर वहाँ से बाहर भागने लगी। जब वो औरत मेरे सामने आ गई और कहने लगी कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम इधर से कहीं नहीं जा सकती। ये इलाका ऐसा नहीं है जिधर तुम्हें अकेले निकलना चाहिए। मैंने उस औरत को देखा तो दिल में सोचा
कि मुझे होश से काम लेना होगा। जल्दी से उसको कहने लगी कि आप ठीक कह रही हैं, मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ कि सो जाती हूँ। तो वो खुश हो गई और वापस चली गई। इस तरह उसे मुझ पर शक ना हुआ। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई तो मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और उस अजीब से इलाके से भाग गई। मैं कहाँ जा रही थी मुझे कुछ भी नहीं पता था। अचानक ही मेन रोड की जानब आ गई थी। मैं अंधाधुंध भाग रही थी जब अचानक ही एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। मैं उसी वक्त बेहोश हो गई थी, लेकिन जैसे ही मुझे होश आया मेरे सामने छत थी जो जानी पहचानी थी। मैंने जैसे ही अपने चारों तरफ देखा तो ये देखकर हैरान हो गई कि मैं अपने ही कमरे में मौजूद थी, जबकि मेरे आसपास मेरे सारे घर वाले मुझे परेशानी की हालत में देख रहे थे। मैंने जैसे ही अपनी अम्मा को देखा तो उनके सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। अम्मा कहने लगी कि बेटा शुक्र करो कि तुम वापस आ गई हो, और वो तो अगर नवीद तुम्हें ना देखता तो न जाने तुम्हारा क्या हशर हो जाता। अल्लाह नवीद का भला करे कि उसने तुम्हें बीच सड़क पर देख लिया था और वो तुम्हें वापस ले आया, वरना अल्लाह जाने तुम्हारे साथ क्या बनता। मैंने अम्मा से माफ़ी मांगी और बाकी सब से भी यही कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत गलत किया है। मैंने अम्मा को कह दिया था आप जिधर चाहें मेरा रिश्ता पक्का कर सकती हैं और मेरी शादी करवा सकती हैं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। अम्मा ने जल्दी से ही मेरी शादी नवीद से करवा दी थी। मैं नवीद के साथ खुश खुश रहने लगी थी। मैं जान गई थी कि अगर इस दुनिया में इज्जत के साथ रहना है तो नवीद मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। मैं अब उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी थी, लेकिन दिल ही दिल में मुझे काफ़ी खौफ महसूस होता था कि अगर उस रात उस कमरे में वो चूहा ना आता तो मेरे सामने उस औरत की सच्चाई ना खुलती और फिर न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। मेरी इज्जत तो ना बचती, क्योंकि मुझे उस औरत पर काफ़ी भरोसा था। मैं नवीद की काफ़ी शुक्रगुजार थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं घर से भागी हूँ और मुझसे कोई भी शादी ना करता। लेकिन नवीद ने मुझे अपना लिया। उसने मेरे दिल में अपना मुकाम बना लिया था और मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। लेकिन मेरे साथ उस औरत की वजह से जो कुछ होने वाला था, मैंने उस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। नाज़रीन कराम, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही सबक आमोज़ कहानियाँ बआसानी आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इजहार कीजिएगा ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।